हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल क्या है या C4 पाथवे क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको C3 साइकिल के बारे में बता दिया था। तो हमने सबसे पहले आपको इसमें पढ़ाया था लाइट रिएक्शन क्या है, फिर हमने आपको बताया कि डार्क रिएक्शन में 3 पाथवे चलते हैं, C3, C4 और कैम पाथवे, जिसमें C3 पाथवे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे C4 पाथवे क्या है। तो C4 पाथवे को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या, हैच एंड स्लैग पाथवे, या इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C4 साइकिल भी बोलते हैं। तो हैच एंड स्लैग ना, ये सिंपली क्या है, नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये जो है साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, ये वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है। तो ऐसे प्लांट जिनमें C4 साइकिल चलती है वो आपके क्या कहलाते हैं? C4 प्लांट कहलाते हैं। और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आसानी से ये अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इनमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, या हम कह सकते हैं स्पेशल टाइप की एनाटमी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रंच एनाटमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रंच एनाटमी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे शुगर केन, बाजरा, मेज, सोरगम, ये सभी जो है वो आपके C4 प्लांट हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें C4 साइकिल चलती है वो आपके C4 प्लांट कहलाते हैं। और जितने भी आपके C4 प्लांट हैं उनकी पहचान ये होती है कि उनमें स्पेशल टाइप की एक एनाटमी पाई जाती है जिसका नाम है क्रंच एनाटमी। अब हम इसको समझते हैं कि क्रंच एनाटमी बेसिकली होती क्या है। बड़े ध्यान से आपको क्या है यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखो, एक आपको पौधा दिख रहा होगा, एक लीफ दिख रही होगी, और लीफ का छोटा सा टुकड़ा जो है वो हमने रखा माइक्रोस्कोप में। रखने के बाद हमने देखा, जैसे हमने से माइक्रोस्कोप में रखा तो हमने देखा कि जो वेस्कुलर बंडल है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाला पोर्शन दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। ये क्या कहलाता है? वेस्कुलर बंडल कहलाता है, ये वाला पोर्शन, जिसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर और फूड ट्रांसलोकेट करता है। उसी में तो करता है भाई, जाइलम में वाटर करेगा और न्यूट्रिएंट करेंगे, फ्लोएम में फूड और न्यूट्रिएंट रहते हैं। ठीक है, इसके बाहर आपको एक आउटर कवरिंग दिख रही होगी, एक कवरिंग दिख रही होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बंडल शीथ। ये वाली जो कवरिंग है जो वेस्कुलर बंडल के बाहर होती है, यानी बंडल शीथ की सेल्स की सेवरल लेयर पाई जाती है वेस्कुलर बंडल पे। ठीक है, और ऐसी एनाटमी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रंच एनाटमी बोलते हैं। बहुत सिंपल है। ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर सेवरल लेयर पाई जा रही है, किसकी? बंडल शीथ सेल्स की। किसकी पाई जा रही है? बंडल शीथ सेल्स की पाई जा रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रंच एनाटमी कहते हैं। तो जितने भी C4 पौधे हैं उनमें ये एनाटमी पाई जाती है। बहुत सिंपल है, इसको समझना है ना। तो C3 पौधों में अगर आप कहोगे क्या सर हमें C3 पौधों में देखने को मिलेगी, तो ये आपको C3 पौधों में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये क्रंच एनाटमी बेसिकली होती क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखा देता हूं कि ये जो आपकी क्रंच एनाटमी है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, क्रंच एनाटमी, ठीक है, ये सिंपली क्या होती है? वेस्कुलर बंडल के ऊपर या ऐसे एनाटमी में क्या पाई जाती हैं? बंडल शीथ सेल्स पाई जाती हैं, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स की सेवरल लेयर पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है? लिख लेना, सराउंड्स बंडल शीथ सेल्स, या लिख लेना इसको, सराउंड्स वेस्कुलर बंडल इन स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, सराउंड्स, या यहां पर आप लिख सकते हो कवर। ठीक है, या आप यहां पर लिख सकते हो कवर, यानी कि ये क्या है? स्पेसिफिक मैनर में वेस्कुलर बंडल को क्या करके रखती है? सराउंड करके रखती है। क्या करके रखती है? सराउंड करके रखती है, स्पेसिफिक मैनर, या यहां पर आप लिख सकते हो अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो है वेस्कुलर बंडल है। यहां पर देखो, ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, और वेस्कुलर बंडल के बाहर क्या है? ये आपकी बंडल शीथ सेल्स हैं। इसकी सेवरल लेयर पाई जाती, लाइक दैट। ये
ठीक है, जो कि इसको क्या बनाती है, इम्परमिएबल बनाती है। यानी कि अब जो है वेस्कुलर बंडल में ये गैसेस के प्रति क्या हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है। ठीक है, इम्परमिएबल टू गैसेस, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो CO2 इंटर कर पाती है और ना ही इंटर कर पाता क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये मेज का है क्रंच एनाटमी, जैसे जिया मेज क्या है, C4 प्लांट है ना, तो जिसकी वजह से उसमें यहाँ पर एग्जाम्पल बना हुआ है। अब देखो C4 पौधों में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक तो मेसोफिल सेल है, दूसरी आपकी एक आ गई बंडल शीथ सेल। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है ना और समझना है, तभी ये आगे चीज़ें आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है आपको अगर आप मतलब थोड़ा सा भी फोकस हटाएंगे तो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा थिक दिख रही होगी आपको और ये बड़ी दिख रही होगी। पहला जो इमेज बना ये हमने बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स। ठीक, ये आपकी है बंडल शीथ सेल, ये C4 पौधों में ही है। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, C3 पौधों में सिर्फ एक होगी मेसोफिल सेल, बट C4 प्लांट में ये दोनों सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब मेसोफिल सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्यों भाई, क्लोरोप्लास्ट होगा या सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ना, बट समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, ग्रेना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्रेना। ठीक है, ये हमने ग्रेना बना दिए, दिस इज ग्रेना। ग्रेना, ठीक है, ग्रेना। और ग्रेना जो है, जिसमें ग्रेना पाए जाएंगे। ठीक, और भी बना देते हैं ये लो। ठीक है, मतलब और सिंगल जो स्ट्रक्चर होता है ना, सिंगल यूनिट, उसको थाइलेक्वाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड। ठीक है, उसको थाइलेक्वाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या पाया जा रहा है, ग्रेना। ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना पाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो जो आपका मेसोफिल सेल है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट ठीक है, ग्रेनल मतलब जो मेसोफिल सेल है उसमें ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। सिंपल है, उसमें ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। और जबकि अगर देखोगे बंडल शीथ में क्या होगा, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में, ये मान लो मैंने बंडल शीथ बना दी, सॉरी बंडल शीथ तो मैंने पहले बना दी थी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें जो जिसके अंदर जो पाए जाएंगे वो थैलेक्वाइड पाए जाएंगे, मतलब ग्रेना नहीं बनते हैं, ये ऐसे सिंगल यूनिट पाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, थाइलेक्वाइड। मतलब थाइलेक्वाइड जो है वो अरेंज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, बिखरे हुए, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड। तो इसमें जो है जब ग्रेना नहीं पाया जाएगा तो इस तरह के क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलेंगे, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अब समझना क्या है, अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनना है। हमने क्या बोला था कि जो ग्रेना का अप्रेस्ड पार्ट है, ग्रेना का अप्रेस्ड पार्ट है, उसमें PS सेकंड होगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, PS सेकंड है ना, PS सेकंड। अप्रेस्ड पार्ट में क्या होगा, PS सेकंड होगा। नॉन अप्रेस्ड पार्ट में क्या होता है, PS फर्स्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों पाए जाएंगे। तो जब PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों पाए जाएंगे तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा, जो आपका PS फर्स्ट है, ठीक है, PS फर्स्ट है, इसमें क्या होगा कि जब PS फर्स्ट, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसमें PS फर्स्ट भी है और PS सेकंड भी है। तो यहां पर क्या होगा, ATP भी बनेगा, ATP, NADPH, DPH2 भी बनेगा, या NADPH भी बनेगा,
NADPH, ठीक है, और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। यानी कि यहाँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों चलेगा। जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों चलेगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर ATP, NADPH और ऑक्सीजन दोनों बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, PS फर्स्ट प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये अप्रेस्ड पार्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर PS फर्स्ट ओनली होगा। तो जब PS फर्स्ट ओनली होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक चलेगी। क्या चलेगी? साइक्लिक, ठीक है। तो जब साइक्लिक चलेगी तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा। क्या बनेगा? ATP बनेगा। इट मींस यहां पर जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एब्सेंट होगी। एब्सेंट होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि PS सेकंड एब्सेंट है। PS सेकंड एब्सेंट है। तो जो आपकी बंडल शीथ सेल है, इसमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब है इसमें ग्रेना नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो थाइलेक्वाइड की सिंगल यूनिट है, ये फैली हुई होती है, ग्रेना नहीं बनाती है, मतलब एक तरह का अरेंजमेंट नहीं बनाएगी ये, ठीक है। और इसमें PS सेकंड एब्सेंट होता है। तो जब PS सेकंड एब्सेंट होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं चलेगी। तो जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं चलेगी तो नॉन साइक्लिक में क्या बन रहा था? ATP बन रहा था, NADPH2 बन रहा था, ठीक है, DPH बन रहा था और ऑक्सीजन बन रही थी। तो ये सब कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ ATP बनेगी। यहां पर जो ये बन रहा है ये PS, ये किसकी वजह से बन रहा है? क्योंकि यहां पर एक सेकेंड, क्योंकि यहां पर ये क्या है? PS2 की वजह से हो रहा है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है? PS2, फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट भी है तो फर्स्ट की वजह से क्या बनेंगे? ATP बनेंगे। तो यहां पर देखो साइक्लिक भी चलेगी और नॉन साइक्लिक भी चलेगी। तो आई थिंक अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि मीजोफिल सेल में और इसमें वंडल शीथ सेल में क्या बेसिकली डिफरेंस है, ठीक। दूसरी चीज, इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है, ठीक है, थिक होती है। और इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिन होती है, ठीक है। इसके अलावा और डिफरेंस क्या है? ये साइज में कैसी होती है? स्मॉल होती है। और ये साइज में कैसी होती है? बिग होती है, बिगर होती है, बिगर देन मीजोफिल सेल्स। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिखा देता हूं जो आपके लिए जो आपको इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसमें तो हेडिंग डाल लो, एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, ठीक है। C4 प्लांट, जो C4 प्लांट हैं, C4 प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, उनमें टू टाइप्स की सेल्स पाई जाएंगी। 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो है वो है आपकी मेसोफिल सेल्स, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, जो मेसोफिल सेल है, ठीक है, उसमें क्या है? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होगा तो इसमें जो ग्रेना का अप्रेस्ड पार्ट है वहां पर PS2 प्रेजेंट होगा और नॉन अप्रेस्ड पार्ट में क्या होगा? PS1 प्रेजेंट होगा। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो मतलब कि इसमें PS1 एंड PS2 क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। दोनों ही क्या होंगे? यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो PS फर्स्ट से बेटा क्या हो रहा था? PS फर्स्ट में चल रही थी साइक्लिक से क्या बन रहा था? ATP। PS2 में क्या चल रही थी? नॉन साइक्लिक से क्या बन रहा था? ATP, NADPH, ठीक है, और ऑक्सीजन। वाटर की स्प्लिटिंग वही तो हो रही थी, ठीक है। इट मींस हम ये अगर आपसे कहें इसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों चलेगी। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों हो जाएगी। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। तो थिन सेल वॉल। आई थिंक अब आपको इस दोनों में डिफरेंस मतलब इसमें ये पता चल गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दूसरी है आपकी बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब बंडल शीथ सेल में बेसिकली क्या होगा? बड़े ध्यान से सुनना है। बंडल शीथ में क्या होगा, ठीक है। बंडल शीथ में जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होगा। ए ग्रेनल
क्लोरोप्लास्ट, बोलो यस और नो, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या होगा, नॉन अप्रेस्ड पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ग्रेना तो बने ही नहीं, क्योंकि जिसमें जो थाइलेक्वाइड हैं वो फैले हुए बिखरे हुए पाए जाते हैं इसमें, तो इसमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इट मींस जब इसका मतलब अप्रेस्ड पार्ट नहीं होगा, अप्रेस्ड पार्ट नहीं होगा, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में तो पीएस फर्स्ट होता है, अप्रेस्ड पार्ट में क्या होता है, पीएस टू होता है। इट मींस यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होगा। क्या होगा, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होगा, है ना। तो जब पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एटीपी बनेगा। एटीपी बनेगा मींस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पीएस2 जो है वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। ठीक, एब्सेंट होता है। इट मींस कोई एटीपी नहीं बनेगा, नो एटीपी, नो एटीपी, नो NADPH, नो वाटर स्प्लिटिंग या ऑक्सीजन। बोलो, बात सही है। इट मींस अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इसमें नॉन साइक्लिक नहीं चलेगी, नॉन साइक्लिक। ठीक है, ये सब नॉन साइक्लिक में ही तो बन रहे थे, ये सब नॉन साइक्लिक में ही तो बन रहे थे। इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिक सेल वॉल होगी। ठीक है, और साइज में क्या होगी, ये सेल इससे बड़ी होगी। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली ए ग्रेनल मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में। और ये दोनों ही सेल आपकी किस में पाई जाती हैं, C4 प्लांट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, C4 प्लांट में। तो C4 प्लांट की पहचान क्या है, जब भी आप किसी प्लांट को ये चेक करना चाहोगे ये C4 है या नहीं है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि अगर उसमें बंडल शीथ है तभी वो C4 है, अगर उसमें बंडल शीथ सेल नहीं है तो वो C4 प्लांट नहीं है, फिर तो आपको, है ना। तो इसका जो यूज किया जाता है, बंडल शीथ मतलब बंडल शीथ सेल को अगर मान लो हमें पता चल गया कि बंडल शीथ सेल है, तो इसका ही हम यूज़ करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई प्लांट जो है वो C4 है या नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो आई थिंक अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो आपके C4 पौधे हैं इनमें क्या है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। इसको ये क्यों कहा गया है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। हमने कहा इसमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इसका क्या भैया सेंस है, तो कि दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है ना, देखो 2 प्रकार का है कि नहीं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं कि C4 पौधों में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यही तो हम बता रहे थे उतनी देर से। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाते हैं। ठीक है, अब कैसे C4 साइकिल चलेगी ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो 2 सेल बनाते हैं, है ना। ये देखो, ये 2 सेल हैं। पहली जो है वो आपकी मीजोफिल सेल है, ठीक है, और दूसरी है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। डन। ये थोड़ी सी सेल वाल थिक दिखाई है और इससे साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा आपको, इस तरह समझ में आ रहा होगा क्लियरली। ठीक, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मीजोफिल सेल में CO2 की एंट्री कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, CO2 इंटर करेगा, है ना, CO2 की एंट्री कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट क्या करेगा, अपटेक करेगा, लीफ से खींचेगा, मतलब एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या करेगा, अब CO2 को अंदर खींचेगा। ठीक है, तो जब ये अंदर आता है तो किस में आता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। किस में, बाइकार्बोनेट, CHCO3। ठीक, HCO3 जो है, HCO3 ये सिंपली क्या है, अब भाई कोई ना कोई जो है एंजाइम जो है इसको एक्सेप्ट करेगा, तो इसको, इसमें जो एक्सेप्टर का काम करता है वो करता है पेप। कौन करता है, पेप। पेप क्या करेगा, इस एटमॉस्फेरिक CO2 को एटमॉस्फेयर से खींचेगा। इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्सेशन बोलेंगे, या हम ऐसे बोल देंगे कि इसने क्या किया, एक्सेप्टर का काम किया। किसका काम किया, एक्सेप्टर का। ठीक,
इसमें जो एंजाइम काम करता है वो करता है पेपकेज। कौन सा एंजाइम काम करता है ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये बाद में लिखता हूं। चलो, ये पेप ने क्या किया, CO2 को प्लांट के अंदर खींचा, खींचने के बाद इसका क्या होगा, फिक्सेशन होगा। क्या होगा, फिक्सेशन होगा, तो ये बना लेगा ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। क्या बना लिया इसने, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन, या आप इसे बोल सकते हो कार्बोक्सिलेशन। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें जो एंजाइम काम करता है वो करता है पेपकेज, पेपकेज, ठीक है। तो पेपकेज एंजाइम बाइंड करेगा CO2 के साथ और ये क्या बना लेगा, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड है ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। इसीलिए इस पाथवे को नाम दिया गया C4 साइकिल, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है या फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो बेटा 4 कार्बन का होता है। इसीलिए इस पाथवे को नाम दिया गया है C4 पाथवे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बन जाता है तो ये प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये किस में बदल जाएगा, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये एसिड बन गया। अब दो सेल्स के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होगा, कौन बताएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि दो सेल्स के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहां पर मैं बना देता हूं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, ये लो, ठीक है। यहां पर ठीक है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही दो सेल्स के बीच में आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड से क्या बन गया, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का होता है। फिर ये है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या जाता है, बंडल शीट के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, बंडल शीट के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट होना कहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट होके क्या हुआ, बंडल शीट के द्वारा, सॉरी, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा किसके अंदर आ गया, बंडल शीट के अंदर। तो मतलब कि मैलिक एसिड यहां पर आ गया, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये कितने कार्बन के, यहाँ कार्बन जरूर ध्यान रखना, 4 कार्बन के हैं। फिर इसमें क्या होता है, ये बदल जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। किसमें बदल जाता है, पायरुविक एसिड में। तो ये कन्वर्ट हो गया, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुई, एक कार्बन रिलीज हुई किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन हम किसको बोल रहे थे, कार्बोक्सिलेशन हम बोल रहे थे जब कार्बन जो है बाइंड कर रही थी, जैसे फिक्सेशन, यहाँ पर फिक्सेशन है, या इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन भी, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, और जैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन होता है CO2 निकलती है। अब देखो, अब इस CO2 के लिए यहाँ पर एक एक्सेप्टर बैठा हुआ है। कौन एक्सेप्टर बैठा हुआ है, RUBP। इस सेल में एक एंजाइम होता है, एक्सेप्टर होता है, जिसका नाम है RUBP। अब यहाँ पर एक एंजाइम भी काम करेगा जिससे हम रुबिस्को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो जब ये रुबिस्को एंजाइम के साथ बाइंड कर लेगा तो C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तभी तो हमने बोला था कि जो आपकी C4 साइकिल है, ठीक है, सॉरी, जो C3 साइकिल है वो बेसिक पाथवे कहलाती है। मींस उसमें जो है वो आपका C3 साइकिल भी चलती है, मतलब जितने भी प्लांट हैं उस सभी में C3 साइकिल चलती है। इसीलिए हम लोग C3 साइकिल को क्या बोलते हैं, बेसिक पाथवे बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये क्या बना लेगा भाई, ग्लूकोज बना लेगा। सिंपल सी बात है, ये क्या बना लेगा, C3 साइकिल चलेगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा।
तो इसे इसकी कहानी तो आपको पता ही है, इसको तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब इसने इसके साथ बाइंड किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब RuBP ने एक्सेप्ट किया, है ना, इसमें एक एंजाइम काम करता है RuBP, सॉरी रुबिस्को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन होगा वो सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। तो जो बंडल सी शेल होती है ये क्या होती है, गैसेस के प्रति इम्परमिएबल होती है, बाहर की कोई गैस जो है वो इंटर नहीं कर पाती है। इसमें जो है वो इंटरनल CO2 है जो अंदर प्रोड्यूस हुई है, कार्बोक्सिलेशन के थ्रू निकली है, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू ये निकली है। जब मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड बदलते हैं पायरुविक एसिड में, तब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तब CO2 रिलीज होती है, फिर यहाँ पर जो है C3 साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब जो आपका RuBP है, जहां पर जो पायरुविक एसिड है, सॉरी पायरुविक एसिड का यूज किया जाता है, पायरुविक एसिड का यूज किया जाता है किसमें, इसको रीजनरेट कराने के लिए। किसको रीजनरेट कराने के लिए, पेप को रीजनरेट कराने के लिए। ठीक है, तो पायरुविक एसिड ठीक है, इसका यूज किया जाएगा किसको, रीजनरेट कराने के लिए, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन कराने के लिए तो इसमें क्या होता है, एक ATP यूटिलाइज हो जाता है। कितना, एक ATP, है ना, एक नहीं, 2 ATP यूज होंगे यहाँ पर, 2 ATP यहाँ पर जो है 2 ATP रीजनरेशन में यूज हो जाएंगे। अब देखो, अब कहाँ और ATP यूज हो रहे थे, देखो यहाँ पर मैंने अब बताया नहीं है, अब मैं बता देता हूँ। जो आपका ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर DPH खर्च हो जाता है, यानी कि NAD+ में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक खर्च हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मैलिक एसिड जब किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पर एक NAD+ जो है बन जाता है, NAD मतलब NADPH बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बात बराबर हो गई, यहाँ एक खर्च हुआ, यहाँ पर बन गई। तो मतलब कि यहाँ पर जो है पूरी साइकिल में अगर आप देखोगे तो 2 ATP का खर्चा आया। कितनी ATP का खर्चा आया, 2 ATP का खर्चा आया यहाँ पर रीजनरेशन में। ये एक बार हमने CO2 इंटर कराई है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो मतलब कि हमें 6 बार ये साइकिल चलानी पड़ेगी, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, ग्लूकोज का। चलिए हम आपको बता देते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए देखो हम इसको बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है। पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, C4 पाथवे में, तो आप सिंपल से बता दोगे सर पेप है। ठीक है, पेप है। ठीक, फर्स्ट प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो आपको पता है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड है। कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का, इसीलिए तो C4 पाथवे के नाम से जानते हैं, C है ना। प्राइमरी फिक्सेशन किसकी वजह से होता है, कौन सा एंजाइम प्राइमरी फिक्सेशन करता है, प्राइमरी फिक्सेशन, या इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, पेपकेज एंजाइम है, सिंपल सी बात है, पेपकेज एंजाइम है। ठीक है, C4 प्लांट में, इन C4 प्लांट्स, है ना। अब ये किस में प्रेजेंट होता है, ये मीजोफिल में होता है कि बंडल शीथ में, तो मीजोफिल सेल में होता है, मीजोफिल सेल। सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पर होता है, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ में होगा। एंजाइम कौन सा होगा, रुबिस्को एंजाइम होगा, वहाँ पर रुबिस्को एंजाइम होगा। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर मीजोफिल सेल में जो चल रहा है, ठीक है, वो मीजोफिल सेल में चल रहा है C4 पाथवे, और बंडल शीथ सेल में चल रहा है C3 पाथवे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ से CO2 एंटर की, एंट्री की CO2 ने, यहाँ से लेके यहाँ ये वाली मैलिक एसिड से पायरुविक, देन रीजनरेशन, ये आपकी C4 पाथवे है। यहाँ से C3 पाथवे चलती है। तो अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूं कि C4 प्लांट में C4 पाथवे कहाँ चलती है, तो मीजोफिल सेल में। C4 प्लांट में C3 पाथवे कहाँ चलती है, तो आप क्या बताओगे, बंडल शीथ में बताओगे। क्या बताओगे, बंडल शीथ में। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम टोटल आपको ATP भी बता देते हैं कि ATP कितने खर्च हुए। ठीक है, ATP कितने खर्च हुए। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखोगे तो 2 ATP खर्च हुए रीजनरेशन में, किसके, पेप के रीजनरेशन में। बाकी यहाँ पर एक NADPH खर्च हुआ था, यहाँ पर वापस से एक NADPH बन गया है ना C4 प्लांट में। तो टोटल जो एक बार हमने CO2 को इंटर कराया तो सिर्फ 2 ATP खर्च हुए। कितने हुए? 2 ATP खर्च हुए। तो एक देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, अगर मैं एक बार CO2 इंटर कराता हूँ, है ना, तो C4 पाथवे, जब C4 पाथवे चलता है, एक मॉलिक्यूल जो है जब इंटर करेगा तो 1 टन C4 1 टन पाथवे चलेगा, 1 टन चलेगा ना C4 पाथवे एक बार से, ठीक है। उससे क्या होगा, 2 ATP खर्च होंगे, ठीक है, 0 NADPH खर्च होंगे, है ना, यही तो होगा। ये किस में हो रहा है? ये C4 पाथवे में हो रहा है, ठीक। इसके बाद C3 पाथवे भी चलेगा। C3 पाथवे एक बार 1 टन, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, 3 ATP, ठीक है, और 2 NADPH, ठीक है। तो टोटल जो हो जाएंगे 5 ATP हो जाएंगे, है ना। किस में है? C4 प्लांट में, ठीक है। दोनों साइकिल चल रही ना उसमें, और प्लस 2 NADPH, यही तो होगा, 2 NADPH। अगर देखो अब हमें क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है, वन ग्लूकोज बनाने के लिए अब इसमें 6 कार्बन होती है। कितनी कार्बन होती हैं? 6 कार्बन होती है। तो मतलब कि अब एक बार इंटर करेगा, ठीक है, एक बार तो 6 टन चलेगी, 6 टन्स ऑफ C4 पाथवे। भाई 6 टन चलेगी ना अब C4 पाथवे, तो 6 टन चलेगी। इसका मतलब क्या है, 6 दूनी 12 ATP हो जाएंगे और 0 NADPH, ठीक। और 6 टन चलेगी C3 साइकिल, 6 टन्स ऑफ C3 पाथवे या C3 साइकिल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 6 18 ATP हो जाएंगे, सॉरी, हाँ ठीक है, 18 ATP हो जाएंगे और यहां पर 12 NADPH, यही तो हो जाएगा। तो टोटल जो यहां पर हो जाएंगे वो 30 ATP हो जाएंगे, 30 ATP और 12 NADPH, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा तो C4 प्लांट जो है वो 30 ATP को और 12 NADPH को खर्च करेगा, मतलब इसका खर्चा ज़्यादा है। तब कहोगे सर आप फिर ये क्यों बोलते हैं कि C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस करने में? क्योंकि इनमें एब्सेंट होता है फोटो रेस्पिरेशन जो है इसमें नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसीलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपैरिजन टू C3 प्लांट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि C4 पाथवे बेसिकली क्या है, ठीक है, और C4 प्लांट में, ठीक है। चलिए, और C4 प्लांट में दोनों पाथवे चलते हैं, C3 पाथवे भी और C4 पाथवे भी। तो आई थिंक अब आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। देखो मैं एक बार फिर से इसको देखो, यहाँ पर टोटल ATP देखो, मैं आपको बताता हूँ ATP कैसे गिनोगे आप। यहाँ पर जब ऑक्जेलिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो एक NADPH खर्च हुआ, ठीक। फिर ये कन्वर्ट होकर पायरुविक एसिड तक आया, पायरुविक एसिड जब बना तो एक NADPH यहाँ बन गया, तो बात यहाँ पर बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि जब C4 पाथवे चला तो यहाँ पर 2 ATP सिर्फ खर्च हुए रीजनरेशन में और 0 NADPH हो जाएंगे, बैलेंस हो गया ना। यहाँ पर एक खर्च हुआ, यहाँ पर एक बन गया, बात बराबर हो गई। तो यहां पर जब हमने एक CO2 इंटर कराया तो एक बार C4 पाथवे चलेगा। जब एक बार C4 पाथवे चलेगा तो उसमें 2 ATP और 0 NADPH खर्च होगा। अब इसी में क्या होता है कि जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है मैलिक एसिड का, तब यहां पर CO2 एक रिलीज होती है, तो CO2 को खींच लेता है कौन? रुबिस्को। जब रुबिस्को खींच लेगा तो यहां पर C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब C3 साइकिल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि सर C3 साइकिल जब एक बार चलती है ना, तो इसमें 3 ATP खर्च होते हैं और 2 NADPH खर्च होते हैं, यही तो हमने बताया था एक बार। अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बनने के लिए ये कितने बार हम CO2 इंटर कराना पड़ेगा, कितने बार हमें CO2 मतलब इंटर कराना पड़ेगा, कितने मॉलिक्यूल? तो 6। तो ये 6 बार चलेगी। कितने बार चलेगी? 6। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? यहां पर 18 हो जाएंगे, 6 × 18 ATP और 12 NADPH, ठीक है।
हाँ यहाँ ए कर लेना, ठीक। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 ATP, ठीक है, 12 ATP और 0 NADPH DPH, यही तो हो जाएगा, बोलो। तो 12 और 18 30 हो जाएगा, 30 ATP और 12 NADPH, बहुत सिंपल। तो ये था। तो यहां पर C4 पाथवे कहां है, यहां से लेके ये यहां तक, ठीक। फिर यहां से ये C3 पाथवे, इसीलिए C3 पाथवे को बोला जाता है बेसिक पाथवे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। देखो, C4 पाथवे जो है, C4 पाथवे जिन पौधों में चलती है उन्हें C4 पौधे कहते हैं। उन C4 पौधों की एक पहचान है कि उसमें स्पेशल टाइप एनाटॉमी पाई जाती है, जिसे हम क्रंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। जब क्रंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं तो हमने ये समझा कि क्रंच एनाटॉमी बेसिकली है क्या। तो वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो बंडल शीथ सेल्स हैं, सेवरल लेयर पाई जाती है बंडल शीथ सेल्स की, वही इस टाइप के एनाटॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रंच एनाटॉमी बोलेंगे। तो क्रंच एनाटॉमी बंडल शीथ सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वेस्कुलर बंडल को कवर किए रहती हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को या संरचना को क्रंच एनाटॉमी कहते हैं। अब हमने समझा कि जो C4 पौधे हैं उसमें 2 टाइप की सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स हैं और बंडल शीथ सेल्स हैं। तो ये मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, ये हमने आपको यहाँ पर बताया। जैसे में ग्रेनल होगा, PS2 और PS फर्स्ट दोनों होगा, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों चलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेनल होगा, PS फर्स्ट प्रेजेंट होता है, PS2 जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ये हमने समझा। फिर हमने आपको प्रॉपर जो है वो साइकिल समझाई कि बेसिकली साइकिल है क्या, समझ में आ रही बात। तो यहां पर 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगा, एक बार यहां होगा, एक बार यहां होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी जो स्टूडेंट हमारे पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं ICAR JRF और ASRB नेट के, तो इनके बैचेस जो है वो इनकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप इन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और डिस्काउंट के लिए Y8268 डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो। इस समय मैक्सिमम ऑफ चल रहा है, तो उस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।